शेफ टू लेक्चर नंबर 9। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ सप्लाई को, जो कि ये कहता था कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम। कि अगर बाकी तमाम फैक्टर्स को सेम रखते हुए किसी चीज की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, और अगर किसी चीज की सप्लाई प्राइस डिक्रीज करती है तो उसकी सप्लाई भी डिक्रीज करेगी। उसकी रीजन हमने देखी थी कि जब कॉस्ट प्राइस को आप फिक्स कर देंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट को फिक्स कर देंगे, तो ओनर का प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है सेल प्राइस के ऊपर। सो जब सेल प्राइस बढ़ेगी ओनर का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, वो उस चीज की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज कर देगा, और अगर उस चीज की प्राइस कम होगी तो ओनर का प्रॉफिट भी डिक्रीज करेगा और वो उस चीज की सप्लाई मार्केट में कम कर देगा। फिर हमने इसके फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्हें आपने कांस्टेंट रखना है या इस लॉ की असम्पशंस। उसके बाद हमने देखा था वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिजर्व प्राइस को डिटरमिन करते हैं कि रिजर्व प्राइस हाई होगी या लो होगी। अब इससे आगे लेके चलते हैं, जिस तरह हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। अब इसमें देखते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की डायग्राम ड्रॉ करें, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ये शो करती है कि सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस के साथ। कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं इस कर्व के ऊपर, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर हम पॉइंट ए टू बी मूव करें, दो काम हो रहे हैं। प्राइस ए पे प्राइस कम है, सप्लाई भी कम है। प्राइस बी पे प्राइस क्योंकि हाई है, आपकी सप्लाई भी हाई है। सो जब हम पॉइंट ए टू बी मूव करते हैं, प्राइस इंक्रीज हो रही है, और उस प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो जब प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। जब सप्लाई इंक्रीज करे और सप्लाई के इंक्रीज करने की वजह प्राइस का इंक्रीज करना हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। When supply increases due to increase in price, that is called extension of supply. अगर हम इसी कर्व के ऊपर रिवर्स ऑर्डर में चलें, हम पॉइंट बी से ए की तरफ मूव करें, क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज कर रही है, और उस प्राइस के डिक्रीज करने की वजह से सप्लाई भी डिक्रीज कर रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो जब सप्लाई डिक्रीज करे और उस सप्लाई के डिक्रीज करने की रीजन डिक्रीज इन प्राइस हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। When supply decreases due to decrease in price, जब सप्लाई डिक्रीज करे और उस सप्लाई के डिक्रीज करने की रीजन डिक्रीज इन प्राइस हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इन दोनों को अगर हम कंबाइनली देखें तो इन्हें हम कह देते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड।
एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन को, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें होगा क्या, रीजन क्या होगी, प्राइस का चेंज। दूसरा, इसमें मूवमेंट जो होगी वो अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सप्लाई कर्व चेंज नहीं होगा, सप्लाई कर्व अपनी जगह पे रहेगा। सेम सप्लाई कर्व के ऊपर और नीचे हम मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब दूसरा क्या है, मैं यहां प्राइस ले रहा हूं और यहां सप्लाई Q1। 5 प्राइस पे सप्लाई है 300 यूनिट्स और 10 प्राइस पे सप्लाई है 400 यूनिट्स। यहां इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस 5, 10, 100, 200, 300, 400, 500। 5 प्राइस पे सप्लाई है 300, 10 पे है 400। ये पहला सप्लाई कर्व बन गया S1। अगर प्राइस सेम रहे, किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई इंक्रीज कर जाए, सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू एनी अदर फैक्टर देन प्राइस, सेम प्राइसेस के ऊपर सप्लाई बढ़ जाए। 5 प्राइस पे सप्लाई थी 300, सीजन चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ओनर जो है वो नीड इन कैश है, यानी कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई इंक्रीज कर जाए, होगा क्या, आपका सप्लाई कर्व आउटवर्ड मूव कर जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड राइज ऑफ सप्लाई। कि अगर सप्लाई किसी और फैक्टर की वजह से इंक्रीज करे, प्राइस रीजन ना हो, प्राइस के अलावा अगर किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड राइज ऑफ सप्लाई। इसमें क्या होगा, सप्लाई कर्व राइट साइड पे मूव करेगा। सो राइज ऑफ सप्लाई, इफ सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। अगर सप्लाई इंक्रीज करे किसी भी और फैक्टर की वजह से अदर देन प्राइस, दैट इज कॉल्ड राइज ऑफ सप्लाई। कि अगर सप्लाई किसी भी और फैक्टर की वजह से इंक्रीज करेगी, दैट इज राइज ऑफ सप्लाई। इसमें होगा क्या, सप्लाई कर्व राइट साइड पे मूव करेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरह अगर प्राइसेस सेम रहें, किसी और फैक्टर के चेंज होने की वजह से, असम्पशंस के अंदर चेंज आने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है। 5 प्राइस पे सप्लाई थी 300, ये कम होके रह गई 200। 10 प्राइस पे सप्लाई थी 400, ये कम होके रह गई 300। होगा क्या, इसमें सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉल ऑफ सप्लाई। प्राइसेस सेम है 5 एंड 10, लेकिन सप्लाई किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है, किसी और असम्पशन के चेंज होने की वजह से हो रही है, असम्पशंस के लूज होने की वजह से हो रही है, दैट इज कॉल्ड फॉल ऑफ सप्लाई। इफ सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, अगर सप्लाई डिक्रीज होती है और उस डिक्रीज होने के पीछे जो रीजन है वो प्राइस नहीं, कोई और फैक्टर है, चेंज इन असम्पशंस है, दैट इज कॉल्ड फॉल ऑफ सप्लाई। ये राइज और फॉल, इन दोनों को कंबाइनली हम कह देते हैं चेंज इन सप्लाई। इसमें क्या होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा आइदर लेफ्ट और राइट। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। रीजन क्या होगी, प्राइस का चेंज होगा और मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होगी। चेंज इन सप्लाई को हम कहेंगे राइज और फॉल ऑफ सप्लाई। इसमें क्या होगा, सप्लाई कर्व राइट या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा
और इसमें सप्लाई कर्व नया बनेगा, आइदर राइट और लेफ्ट। ये एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है कि उसने कहा था एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड राइज ऑफ सप्लाई, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दें। तो बेसिकली हमने 2 रीजंस बतानी थी उसको कि एक तो क्या होगा इसके अंदर कि मूवमेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होगी, और राइज इन सप्लाई के अंदर सप्लाई कर्व राइट साइड को मूव करेगा। दूसरा, एक्सटेंशन के अंदर रीजन प्राइस का चेंज होगा, जबकि राइज के अंदर रीजन अदर फैक्टर्स होंगे। सो ये 2 चेंजेस, 2 डिफरेंसेस बताने थे 4 मार्क्स के। इसके बाद हमने एक असम्पशन पढ़ी थी, नो चेंज इन टैक्सेस एंड सब्सिडीज, कि टैक्स और सब्सिडीज के चेंज होने से भी आपकी सप्लाई चेंज करेगी। तो अब हम बारी बारी दोनों का इंपैक्ट देखते हैं सप्लाई के ऊपर। Effect of change in taxes on supply, or simply effect of taxes on supply, कि अगर किसी कोई गवर्नमेंट किसी कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगा देती है तो उसका सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं प्राइस सप्लाई, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 6 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 300 यूनिट्स, 8 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 400 यूनिट्स, 10 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 500 यूनिट्स, 12 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 600 यूनिट्स। अब इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सप्लाई प्राइस 2, 4, 6, 8, 10, 12। $100, $200, $300, $400, $500 and $600। 6 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 300 यूनिट्स, 8 पे सप्लाई है 400 यूनिट्स, 10 पे सप्लाई है 500 यूनिट्स एंड सो ऑन। ये आपका आ गया ओरिजिनल सप्लाई का। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया आपके इस कमोडिटी के ऊपर, जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट imposes a tax of ₹2 per unit। गवर्नमेंट ने इस कमोडिटी के ऊपर ₹2 पर यूनिट का टैक्स इंपोज कर दिया। अब देखते हैं कि उसका इंपैक्ट क्या आएगा इस चीज की सप्लाई के ऊपर। अब होगा क्या, 6 प्राइस के ऊपर वो सप्लाई दे रहा था 300, 8 प्राइस पे वो सप्लाई दे रहा था 400। अब होगा क्या, जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया आपके प्रोड्यूसर को, आपके सेलर को कम अमाउंट रिसीव होगी। कंज्यूमर पे करेगा ₹6, प्रोड्यूसर को मिलेंगे ₹4, ₹2 का टैक्स गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेगी। इसी तरह जब 8 प्राइस के ऊपर जब कंज्यूमर ₹8 पे करेगा, ₹2 का टैक्स गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेगी, प्रोड्यूसर को मिलेंगे ₹6। प्राइस received by producer after tax। जब
जब गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर देगी हर प्राइस लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर को कम पैसे रिसीव होंगे। कंज्यूमर 6 रुपीज पे करेगा, प्रोड्यूसर को 4 मिलेंगे। कंज्यूमर 8 पे करेगा, प्रोड्यूसर को 6 मिलेंगे। कंज्यूमर 10 पे करेगा, कंज्यूमर को 8 रुपीज मिलेंगे, प्रोड्यूसर को। कंज्यूमर 12 रुपीज पे करेगा, प्रोड्यूसर को 10 रुपीज मिलेंगे। हर प्राइस लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर का रेवेन्यू, प्रोड्यूसर की रिसीट कम हो जाएगी। अब कंज्यूमर पे कर रहा है 10 रुपीज, प्रोड्यूसर को मिल रहे हैं 8 रुपीज। प्रोड्यूसर को क्या फील होगा? प्रोड्यूसर को फील होगा मार्केट में प्राइस कम हो गई है। जब उसे 8 रुपीज मिलेंगे, कंज्यूमर तो 10 ही पे कर रहा है, प्रोड्यूसर को 8 रुपीज मिल रहे हैं, होगा क्या? वो फिर 8 वाली सप्लाई देगा, 10 वाली सप्लाई नहीं देगा। प्रोड्यूसर को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि कंज्यूमर की पॉकेट से कितने पैसे जा रहे हैं। प्रोड्यूसर को इस चीज से गर्ज है कि उसे कितने की रिसीट हो रही है। जब प्रोड्यूसर को 10 रुपीज की चीज बेच के 8 रुपीज रिसीव होंगे तो वो 8 रुपीज वाली सप्लाई देगा। होगा क्या? 10 प्राइस के ऊपर सप्लाई कम होके रह जाएगी 400। इसी तरह जब कंज्यूमर 8 रुपीज पे करेगा तो प्रोड्यूसर को 6 रुपीज रिसीव होंगे। प्रोड्यूसर को लगेगा मेरी प्राइस कम हो गई है, वो 6 रुपीज वाली सप्लाई देगा मार्केट के अंदर, विच इज 300 यूनिट्स। तो 8 प्राइस के ऊपर सप्लाई कम होकर रह जाएगी 300 और आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड मूव कर जाएगा, विच शोज फॉल इन सप्लाई। क्योंकि सप्लाई किसी और फैक्टर की वजह से, यानी कि टैक्स की इंपोजिशन की वजह से चेंज हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड फॉल ऑफ सप्लाई। अब इसमें होगा क्या? 10 प्राइस के ऊपर 10 प्राइस के ऊपर सप्लाई होनी चाहिए 500, लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर को 8 रुपीज मिल रहे हैं, वो 8 रुपीज वाली सप्लाई देगा। 400 यूनिट सप्लाई होंगे 10 प्राइस के ऊपर। इंपैक्ट क्या आएगा? कंज्यूमर पेड, कंज्यूमर क्या पे करेगा? 10 प्राइस है, 400 यूनिट सेल हो रहे हैं, 10 इंटू 400, कंज्यूमर की पॉकेट से जाएंगे 4000 रुपीज। गवर्नमेंट इसमें से टैक्स डिडक्ट करेगी 2 रुपीज इंटू 400। गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीव हुआ 800 का, और प्रोड्यूसर रिसीव्स 8 इंटू 400, दैट्स 3200। प्रोड्यूसर की पॉकेट में जाएंगे 3200 रुपीज। ये दरमियान का जो गैप है, दैट इज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। कंज्यूमर 10 रुपीज ही पे करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर को 8 रुपीज मिलेंगे, और ये दरमियान के जो 2 रुपए हैं ये आपकी गवर्नमेंट रिसीव कर लेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जब भी टैक्स इंपोज होगा, आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड मूव करेगा, लेफ्ट साइड को मूव करेगा, विच शोज फॉल इन सप्लाई। प्रोड्यूसर के सप्लाई शॉर्ट करने की रीजन ये होती है कि वो चाहता है अपने ऊपर इंपोज होने वाले टैक्स को कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दे। जब भी उसके ऊपर किसी चीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, प्रोड्यूसर सप्लाई को फॉल करवा देता है 2 रीजन से। एक तो ये बात है कि प्रोड्यूसर की रिसीट कम हो जाती है, जब उसकी प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम करेगा एज पर लॉ सप्लाई। दूसरी बात क्या है? जब वो सप्लाई शॉर्ट करेगा, सप्लाई के शॉर्ट करने से प्राइस राइज करेगी। इस वजह से ही प्रोड्यूसर सप्लाई को शॉर्ट करता है, ताकि मैं सप्लाई शॉर्ट करूं, उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज करे, और जो टैक्स गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इंपोज किया है वो मैं कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दूं। इन 2 रीजंस की वजह से ये टैक्स लगने के बाद सप्लाई को फॉल करवाता है। दैट इज इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई। दूसरा हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन सप्लाई।
इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन सप्लाई। सब्सिडी वो पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट किसी चीज को आर्टिफिशियली सस्ता करने के लिए पे करती है ताकि कंज्यूमर को कोई शय चीपर रेट्स के ऊपर प्रोवाइड की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में व्हीट फ्लोर की मार्केट प्राइस दैट इज 60 पर केजी। हमारे मुल्क में व्हीट फ्लोर की मार्केट प्राइस 60 पर केजी है, लेकिन गवर्नमेंट आपके फ्लोर मिल्स वालों को, आपके प्रोड्यूसर्स या सेलर्स को कंपेल करती है, उन्हें मजबूर करती है कि आप कंज्यूमर को पे करें, कंज्यूमर को ये चीज सेल करें 40 पर केजी। 40 रुपीज पर केजी। अब सारी बात है, प्रोड्यूसर इतने लो रेट के ऊपर व्हीट फ्लोर सेल करने के लिए एग्री नहीं होगा। सो होता क्या है, गवर्नमेंट आपके प्रोड्यूसर से कहती है कि आप कंज्यूमर से 40 रुपीज पर केजी रिसीव करें, आपको चाहिए 60 रुपीज पर केजी, तो बाकी के 20 रुपीज आप गवर्नमेंट से वसूल कर लें। सो कंज्यूमर पे करेगा 40 रुपीज पर केजी, प्रोड्यूसर को रिसीव होंगे 60 रुपीज पर केजी, 40 होंगे कंज्यूमर से और 60 होंगे आपकी गवर्नमेंट से। इस तरह से गवर्नमेंट किसी चीज को आर्टिफिशियली सस्ता कर देती है। और ये सब्सिडी आमतौर पे जो दी जाती है वो दी जाती है नेसेसिटीज के ऊपर। गवर्नमेंट ये लग्जरीज के ऊपर प्रोवाइड नहीं करती। हमारे मुल्क के अंदर व्हीट फ्लोर एक नेसेसिटी है। अगर नेसेसिटीज लोगों को अवेलेबल नहीं होंगी, मुल्क के अंदर एक बेचैनी की फिजा पैदा होगी, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसी तरह गवर्नमेंट लोगों को एक चीपर रेट के ऊपर फूड प्रोवाइड करने के लिए, ब्रेड के रेट्स को कम रखने के लिए गवर्नमेंट व्हीट फ्लोर के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, लेट्स से यहां प्राइस, यहां सप्लाई। 20 रुपीज के ऊपर सप्लाई है 400 केजी, 40 रुपीज के ऊपर सप्लाई है 600 केजी, 60 रुपीज के ऊपर सप्लाई है 800 केजी। यहां हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। $200, $400, $600, $800, $1,000, $1,200, $1,400, $1,600। अब 20 रुपीज के ऊपर सप्लाई है 400 केजी, 40 रुपीज के ऊपर सप्लाई है 600 केजी, 60 रुपीज के ऊपर सप्लाई है 800 केजी। ये बन गया आपका नॉर्मल सप्लाई का विदाउट सब्सिडी। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सब्सिडी, तो 600 के ऊपर सप्लाई है 800 केजी। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस प्राइस के ऊपर, व्हीट फ्लोर के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो आपका जो कंज्यूमर है वो 40 रुपीज पे करेगा। इस 40 रुपीज के ऊपर सप्लाई होनी चाहिए 600 यूनिट्स, लेकिन क्योंकि 20 रुपीज इसे गवर्नमेंट पे कर रही है, अब आपका कंज्यूमर
पे करता है 40 रुपीज पर केजी। कंज्यूमर की पॉकेट से 40 रुपीज जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर को मिलते हैं 60 रुपीज पर केजी। सो 40 प्राइस के ऊपर भी प्रोड्यूसर को लगेगा कि प्राइस 60 है। वो करेगा क्या? वो सप्लाई को बढ़ाएगा। सप्लाई बढ़ा के कितनी होनी चाहिए? 60 वाली सप्लाई। तो प्रोड्यूसर की कोशिश होगी कि 40 प्राइस के ऊपर ही वो 60 वाली सप्लाई कर दे। दैट शुड बी 800 यूनिट्स। लेकिन यहां पे फिर आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप इस 40 प्राइस के ऊपर आपको 60 मिल रहे हैं, आप सप्लाई देना चाहते हैं 800, लेकिन क्योंकि ये आइटम नेसेसिटी है तो आप इसके ऊपर सप्लाई 800 नहीं देंगे, बल्कि इसके ऊपर आप सप्लाई नियरली इन्फिनिट कर देंगे। सो आपके सप्लाई कर्व की स्लोप चेंज हो जाएगी। आपके सप्लाई कर्व की स्लोप चेंज हो जाएगी। प्रोड्यूसर 60 प्राइस के ऊपर सप्लाई देना चाह रहा है 800, लेकिन एक्चुअली वो सप्लाई देगा कितनी? नियरली 1600 यूनिट्स, 1600 केजी। सो जब गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो सब्सिडी के साथ साथ वो आपके प्रोड्यूसर को बाउंड करती है कि वो सेम प्राइस के ऊपर नियरली इनफिनिट सप्लाई देगा, ताकि मार्केट के अंदर जिस चीज के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो शेयर फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो। यही हालत हमारे मुल्क में वीट फ्लोर की सप्लाई की है कि प्रोड्यूसर जितना फ्लोर चाहे वो 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल कर सकता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से किसी किस्म की रिडक्शन इन प्राइस डिमांड नहीं कर रही। प्रोड्यूसर को 60 रुपीज पर केजी ही रिसीव हो रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है पर केजी आपको कुछ ना कुछ मुनाफा हो रहा है, तो जितने ज्यादा केजीज आप सेल करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा आपको होगा। सो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से डिमांड करती है कि जिस चीज के ऊपर वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, प्रोड्यूसर उस चीज की सप्लाई इंक्रीज करेगा और नियरली इन्फिनिटी तक ले जाएगा। वजह क्या है? जब सब्सिडी के नतीजे में शेयर सस्ती होगी तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, उस एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आपके प्रोड्यूसर को बाउंड करती है कि वो सेम प्राइस के ऊपर नियरली इनफिनिट सप्लाई देगा। दैट्स व्हाई हमारे मुल्क में कंज्यूमर जितना वीट फ्लोर चाहे वो परचेज कर सकता है एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर केजी। दैट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन सप्लाई। सो टैक्स लगने से आपकी सप्लाई फॉल करेगी, लेकिन सब्सिडी मिलने से उस शेयर की सप्लाई राइज करेगी। आपका जो सप्लाई कर्व है उसकी स्लोप ही चेंज हो जाएगी। सप्लाई कर्व की स्लोप चेंज होके एक तरह से नया सप्लाई कर्व बन जाएगा जो पहले के मुकाबले में फ्लैट होगा। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ सब्सिडी और सप्लाई। कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग अभी तक हमने ये देखा है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज करती है, मतलब कंज्यूमर किसी शेयर को सस्ता खरीदना चाह रहा है। इसी तरह जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है, मतलब प्रोड्यूसर उस शेयर को महंगा बेचना चाह रहा है। अब कन्फ्लिक्ट आ गया, कंज्यूमर शेयर सस्ती खरीदना चाह रहा है, प्रोड्यूसर उस शेयर को महंगा बेचना चाह रहा है। अब आपस में इनका ट्रेड ऑफ कहां पे होगा, आपस में इनका कंसेंसस कहां पे होगा, उसे हम इंशाल्लाह कल के टॉपिक में स्टडी करेंगे। दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन। आज का लेक्चर ओवर है। अल्लाह हाफिज।